नेक्स्ट हेडिंग है हमारी डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्पायर, यानी कि लेटर मुगल्स कहा जाता है। जो भी सक्सेसर्स हुए थे औरंगज़ेब के बाद, वो सारे आपके लेटर मुगल्स में आते हैं। तो औरंगज़ेब जो था वो लास्ट जो उसके 25 ईयर्स थे उसने स्पेंड किए थे फाइटिंग करने में डेक्कन में, और ये काफ़ी लॉन्ग पीरियड था जब उसने काफ़ी टाइम डेक्कन में स्पेंड किया था। और इसी टाइम पे कई सारे जो रिवॉल्ट्स थे उसके ही एम्पायर में यहाँ पे स्टार्ट हो गए। और जैसे कि रिवॉल्ट थे, सिख रिवॉल्ट था, जाट था, तो कई सारे रिवॉल्ट जो थे वो यहाँ पे स्टार्ट हुए और मराठास जो थे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावर में आए थे। तो औरंगज़ेब की डेथ जो हुई थी वो 1707 में हुई थी। और इसके बाद कई सारे वॉर जो थे उसके सक्सेसर के ही वॉर स्टार्ट हुए, यानी कि उसके राजगद्दी कौन संभालेगा औरंगज़ेब के बाद, इसमें यहाँ पे वॉर स्टार्ट हुए। उसमें जो उसका सन था बहादुर शाह जो था, उसका सन था, और उसका दूसरा जो ब्रदर था उसको उसने डिफ़ीट किया था। यानी कि बहादुर शाह ने अपने ही ब्रदर को डिफ़ीट किया था और थ्रोन पे वो बैठा था, और उसको टाइटल मिला था यहाँ पे शाह आलम का। इसके अलावा जब वो थ्रोन पे बैठा तो उस टाइम उसकी एज जो थी वो 65 थी। वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड था, तो इसलिए वो कंट्रोल नहीं कर पाया जो राइजिंग पावर्स थी, जिसमें मराठा और राजपूत मेन थे। 1712 में वो डाइड हो गया, और उसके बाद उसका सक्सीडेड जो बना, उसका सन जो था जहानदार शाह, वो उसका सक्सीडेड बना। यानी कि अब राजगद्दी पे मुगल्स में जो था जहानदार शाह नया किंग था मुगल रूलर्स का। इसके अलावा जो रीजन था जानदार शाह का, उसमें टू नोबल्स जो थे काफ़ी इम्पोर्टेंट थे इसमें। उन्हें सैयद ब्रदर्स कहा जाता था, और ये काफ़ी पावरफुल थे, इन्हें किंग मेकर भी कहा जाता था। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ थी, जो भी राजगद्दी पे कौन बैठेगा इसको चूज़ करने में भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा मेन रोल इम्पोर्टेंट इनका पार्ट हुआ करता था। इसके अलावा ये किसी को भी रिमूव कर सकते थे, जो भी इनकी बात को नहीं मानता था तो उसको वो यहाँ पे रिमूव कर सकते थे। मुग़ल एम्परर जो थे वो पपेट की तरह यहाँ पे इनके हैंड्स के पपेट्स थे, यानी कि इनकी कठपुतली की तरह मुग़ल जो रूलर्स थे यहाँ पे काम किया करते थे। इन नोबल्स के सारे जो ऑर्डर्स थे वही चला करते थे। और जब रिफ्यूज़ करते थे कोई बात को, जब मुगल्स ने जब इनकी बात को रिफ्यूज़ किया तो इन्होंने क्या किया, उसका मर्डर करा दिया जो जहानदार शाह था, और नया किंग उन्होंने बनाया जिसका नेम था फारूक सियार। तो एक नया किंग बनाया गया फारूक सियार। फारूक सियार जो था उसने रूल किया था लगभग 6 ईयर तक। और इसके बाद क्या हुआ, सैयद ब्रदर्स जो थे उन्होंने उसको भी किल करा दिया था। इसके बाद नेक्स्ट किंग जो बना वो मोहम्मद शाह बना, जो कि ग्रैंडसन था शाह आलम का, यानी कि बहादुर शाह जो था उसका ग्रैंडसन था मोहम्मद शाह। वो नया किंग बना फारूक सियार के 6 ईयर्स के रूल के बाद। और जब वो पावर में आया 1748 में, और उसने काफ़ी ज़्यादा मैनेज किया और रिमूव किया यहाँ पे सैयद ब्रदर्स की पावर को, और उसे जो हेल्प सपोर्ट था वो अवध वगैरह का था। मगर बाद में जो उसका सपोर्ट था अवध से या हैदराबाद और बंगाल से, वो उसका सपोर्ट वहाँ से चला गया, क्योंकि उन लोगों ने अपने आप को क्या किया था, इंडिपेंडेंट किंगडम मान लिया था, यानी कि अवध ने और हैदराबाद ने और बंगाल ने। इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो आएगा पर्शियन इन्वेजन। तो इस तरीके से लेटर मुगल्स के बारे में बताया गया कि किस तरीके से औरंगज़ेब की डेथ के बाद 1707 में उसका जो सन था बहादुर शाह, उसने अपने ब्रदर को ही डिफीट करके वो किंग बना था। और वो किंग जब बना था तो 65 उसकी एज थी। इसके अलावा वो काफ़ी वीक था, और वो जो इमरजेंस पावर जो थी मराठा और राजपूत की, इसको कंट्रोल नहीं कर पाया। 1712 में उसकी डेथ हुई, उसका सन जो था वो किंग बना। और इसके अलावा यहाँ पर टू नोबल्स के बारे में बताया गया, सैयद ब्रदर्स जो थे, और ये किंग मेकर्स कहे जाते थे। और इसके बाद जहानदार शाह के बाद फारूक सियार किंग बना था, जो कि 6 ईयर तक रहा था। और उसके बाद फिर मोहम्मद शाह जो था वो किंग बना।